नमस्कार, मैं अश्विनी विजय प्रकाश पारीक। संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने अभिभाषण के साथ ही सत्र का आगाज किया। उन्होंने सरकारी योजनाओं की कामयाबियां गिनाई तो कहा कि सरकार लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाने पर चर्चा के लिए तैयार है। राष्ट्रपति के मुताबिक किसान, गरीब, पिछड़े और युवा के हित का सरकार प्राथमिकता से ख्याल रखती है। राष्ट्रपति का कहना था कि सरकार ने काले धन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। दूसरी तरफ उन्होंने कामयाब सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना की तारीफ की। विपक्ष पहले ही कह चुका है कि 5 राज्यों में चुनाव से पहले 1 फरवरी का ये बजट वोटों पर आधारित होगा, तो सरकार का दावा है कि बजट इंडिया का होगा। आम बजट के साथ पहली मर्तबा रेल बजट पेश किया जाना है। काफ़ी उम्मीदें हैं। आज शाम इन्हीं पर बात होगी। चर्चा का दौर जारी। अब अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जो कुछ कहा उसमें सर्जिकल स्ट्राइक पर जोर रहा, वो किस नज़रिए से था। और दूसरा सवाल है, जब इकोनॉमिकल सर्वे पेश किया गया तो जीएसटी को लेकर अरविंद सुब्रमण्यम जो कि मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, उन्होंने अपनी बात रखी। दोनों पहले, फिर उसके बाद चर्चा का दौर। Jammu and Kashmir has been affected by terrorism sponsored and supported from across the borders. The attempts of infiltration, incidents of terrorist violence and loss of precious lives of civilians and security persons remain a cause of grave concern. There's been robust macroeconomic stability in the last 1 year. Headline CPI inflation has come down. The current account deficit has come down from, it used to be 3.5–4% of GDP. It's now less than 0.5%. Reserves are at their all-time high. And of course, on the fiscal front, it's a story of steady fiscal consolidation and acquisition of acquiring credibility. So, and of course, if you look at FDI inflows, they're at a record high. In the second quarter of last year, it was about 25–26 billion, all-time high, reflecting how investors perceived the Indian economy. Absolutely, transformational GST, which is going to have all kinds of positive impacts on investment, on tax compliance, on governance, on growth. And of course, it's an absolutely radical experiment in the governance of cooperative federalism, and we're already seeing the benefits from that. तस्वीर जो भी है, प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री, तीनों का क्या कुछ कहना रहा राष्ट्रपति के अभिभाषण के पहले और बाद में, एक बार वो भी नजर लें। 2017 में संसद का आज सत्र आरंभ हो रहा है। पिछले दिनों सभी राजनीतिक दलों के साथ सामूहिक रूप से, वैयक्तिक रूप से लगातार चर्चा हुई है। सत्र का सर्वाधिक उपयोग जनहित के लिए हो, सार्थक चर्चा हो, बजट की भी बारीकी से चर्चा हो। पहली बार बजट 1 फरवरी को हो रहा है। सरकार गरीब उन्मूलन को पहली प्राथमिकता दे रहे। ये सरकार अंतिम पंक्ति में जो बैठे उनका उत्थान के लिए हर एक स्तर पर कदम उठाया। इस विषय में जोर देकर राष्ट्रपति अभिभाषण में लोगों को बता दिया है, आश्वासन दिया है, गरीबी उन्मूलन हमारा प्राथमिकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी सबका सहयोग निवेदन किया है और माहौल ऐसे लगता है सब सदन चलाना चाहते हैं, सभी विपक्ष भी सदन चलाना चाहते हैं। मुझे लगता है इस बार सार्थक सदन का कलाप होगा। एक सीधा सा सवाल है कि
बजट को लेकर क्या चुनावी घोषणाओं की बात हो सकती है, उससे पहले आपको आज के मेहमानों से मुखातिब करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से चर्चा के लिए पंकज जोशी जी हमारे साथ हैं, आर्थिक विश्लेषक एनडी माथुर साहब हमारे साथ होंगे, साथ ही नॉर्थ वेस्ट जो एम्प्लॉयज़ यूनियन है रेलवे का, उसका उनके जोनल वाइस प्रेसिडेंट विनीत मान साहब चर्चा में हमारे बीच मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं। साथ ही आज के सवाल का रुख करते हैं कि क्या 2017-18 के बजट का चुनावी घोषणाओं से कोई नाता है और क्या आपको लगता है कि ये चुनावी घोषणाओं पर आधारित होगा। हमारे वेबसाइट के साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले पंकज जोशी साहब आपसे जानना चाहता हूं, इस बार काफ़ी उम्मीदें हैं रोजगार को लेकर, खासतौर पर नोटबंदी के जो हालात हुए, मंदी की चपेट में है, जीएसटी कहते हैं कि जुलाई में लागू किया जाएगा। क्या उम्मीद की जाए भारतीय जनता पार्टी से? 25 सांसद राजस्थान से मिले हैं। देखिए अश्विनी जी, ये जो बजट है, देखिए भारत का बजट है और बजट को यदि आप देखेंगे तो दो बजट यदि आप देखें 14-15, 15-16 दोनों बजट में जो जीडीपी थी 7.6 पे रही और मेरे ख्याल में बहुत ही जो है जो प्रगति थी और विकास था जो है उसको जो है न केवल भारत के सभी इकोनॉमिस्ट और भारत के लोगों ने बल्कि जो है IMF तक ने जो है इसको सराहा। तो बजट जो है पूरी की पूरी जो चीज़ें हैं उसमें देश के विकास के लिए और देश के अंदर जो माननीय राष्ट्रपति जी ने जो अभिव्यक्त किया कि उसका जो फायदा है वो वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो किसान है और जो लोग हैं उन लोगों के लिए मिलना चाहिए और उसके देश की प्रगति में सार्थक होना चाहिए और उसी पे आधारित जो है पूरा बजट होगा। और निश्चित रूप से देखिए जो नोटबंदी की बात थी उस पर जो है खुद आज जो है यदि आर्थिक विश्लेषण के लिए हम चर्चा करें तो एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, लेकिन उसकी जो चीजें होंगी उसका ग्रोथ पे जो है कम से कम असर आए, उसका बजट में जो है सर्वेक्षण पेश करते वक्त मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने भी माना नहीं, जो पूरी तस्वीर है 2018 तक आकर संभलेगी। देखिए उन्होंने दोनों चीजें मानी उन्होंने कहा कि नोटबंदी के कारण और जो क्रूड प्राइसेस हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय जो वैश्वीकरण का जो माहौल बन रहा है उसके कारण से जो है गति थोड़ी धीमे रह सकती है, लेकिन आने वाले टाइम के ऊपर आने वाले टाइम पे जीएसटी को मिलाकर के जो व्यवस्था बन रही है उसमें जो जीडीपी है वो 8 से 10% तक जो है जा सकती है, ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया। और उसके साथ साथ जो चीजें थी, जितनी भी आप चीजें देखें तो इनका जो फर्क जो पड़ेगा, जो इफेक्ट पड़ेंगे वो एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है पॉजिटिव आएंगे। एनडी माथुर साहब आपसे जानना चाहता हूं कि जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है क्या आने वाले बजट का एक संकेत है? गरीब, दलित, किसान, पिछड़े सबके लिए कुछ ना कुछ होगा। ऐसा लगता है कि आने वाले बजट में डीमोनेटाइजेशन अभी जो हुआ है वर्तमान में मुद्रीकरण, इसमें मुद्रीकरण की छाया रहेगी और इससे प्रभावित भी रहेगा। और आम आदमी ने जो इस पिछले 2-3 महीनों के दौरान जो कष्ट सहे हैं, मैं समझता हूं कि इस आम बजट जो आने वाला है इस बजट में कुछ राहत आम आदमी के लिए आने वाली है। और राष्ट्रपति जी ने जैसा कहा है, इशारा किया है, लगता है कि आम आदमी को राहत मिलेगी, प्रत्यक्ष करों में भी राहत मिलेगी, फिस्कल स्पेशली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ना चाहिए क्योंकि उससे फिस्कल मल्टीप्लायर तेजी से काम करता है, विनियोग बढ़ता है। बैंकिंग सुधारों की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि किक स्टार्ट क्रेडिट की तरफ होना चाहिए। जो अर्थव्यवस्था थोड़ी सी बहुत प्रभावित हुई है इस डिमोनेटाइजेशन से, उसके लिए एक क्रेडिट एक्सपांशन की किक स्टार्ट की ज़रूरत है, एनपीए को देखने की ज़रूरत है और साथ ही में बैंक में जो मॉरल गिरा है उस मॉरल को भी बूस्टअप करने की, उठाने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि आने वाला बजट व्यापारियों के लिए भी अच्छा होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी राहत होगी, कॉर्पोरेट टैक्स में भी राहत होगी और आम आदमी के लिए भी इसमें राहत आने की उम्मीद लगती है। टैक्स स्लैब कम करने की बात है, आपको लगता है कि वो टैक्स रेट्स कुछ कम होंगी और समझता हूँ एग्जम्पशन लिमिट भी बढ़नी चाहिए। जानकार कहते हैं कि बजट एस्टिमेट कैश कलेक्शन पर ही पूरा आधारित होगा, क्या ऐसा भी हो सकता है? कैश कलेक्शन जो है वो मैं समझता हूँ कि अब जिस तरह से कैश इकोनॉमी बढ़ी, कैश इकोनॉमी कम होकर के और कैशलेस इकोनॉमी बढ़ी है, उससे टैक्स कलेक्शन तो बढ़ेगा ही नेचुरली, उसका पर्पस भी यही था। और जो टैक्स कलेक्शन बढ़ा है उसको हम खर्च कहाँ कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। वो रेवेन्यू पर खर्च नहीं होके, 7th पे कमीशन देने में, सैलरीज देने में खर्च नहीं होके कैपिटल एक्सपेंडिचर पर अगर खर्च होता है तो मल्टीप्लायर ज़्यादा तेजी से काम करेगा और देश का ज़्यादा तेजी से विकास होगा और जीडीपी की वृद्धि दर भी तेज होगी। विनीत मान साहब, पहली मर्तबा रेल बजट आम बजट के साथ आ रहा है, यूनियन बजट के साथ आ रहा है, तो ऐसे में कुछ उम्मीदें हैं कि ठीक है रेलवे के लिहाज से कुछ बेहतर हो सकता है, या पहली मर्तबा है इस बार तो इंतजार ही करना होगा? देखिए, जब से रेलवे बना तब से रेल बजट अपना अलग ही रहा है और रेल बजट बनाने का एक ब्रिटिश टाइम पे एक अलग था कि रेलवे को एक अलग डिपार्टमेंट, एक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप हो देश में, इसलिए रेल बजट की जो है अलग से बात हुई थी।
लेकिन पिछले कई सालों से जो कई पॉलिटिकल पार्टीज ने रेल मंत्रालय को लेके जो पॉलिटिकल गेम शुरू हुए, तो इससे लगता है सरकार को ये लगा कि ये रेल बजट को इसमें जो है शामिल कर देना चाहिए ताकि ये जो राजनीतिकरण जो हो रहा है रेल मंत्रालय का वो ना हो। तो आने वाले बजट में अगर इस रेल बजट को शामिल किया गया, हो सकता है इसके कुछ अच्छे परिणाम हो, लेकिन कुछ दुष्परिणाम भी हो सकते हैं जो हमें एज यूनियन की तरफ से लगता है कि इसमें जैसे कि रेलवे मंत्रालय में काम करते कर्मचारियों की बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे आपसी जो है तालमेल को लेके जो है देने की बात होती है। कई ऐसे बाइलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं यूनियन के साथ में रेलवे के, उसमें फर्क पड़ सकता है। और पैसे को लेके जो रेलवे अपना बंदोबस्त अपने आप करती है, आज तक रेलवे डिपार्टमेंट ने जो है भारत सरकार से पैसा लेके उसको डिविडेंड दिया है, उसको प्रॉफिट ही दिया है, नुकसान कभी नहीं दिया। तो ये प्रॉफिट देना तो बंद हो जाएगा। अब डायरेक्ट वो पैसा जो है उसको कंसोलिडेटेड बजट जो है उससे लेना होगा, तो उससे रेलवे के बजट में कहीं ना कहीं जो है परेशानी आ सकती है। जेटली जिस हिसाब की एक्सपर्टीज रखते हैं, आपको क्या लगता है इस पूरी तस्वीर के बीच में रेलवे की सुरक्षा को लेकर भी सवाल है, एम्प्लॉइज वेलफेयर को लेकर भी सवाल है, बिल्कुल यात्रियों के लिए नई गाड़ियों का भी इंतजार है, पिछले मरतबा करते रह गए हम लोग, बिल्कुल। तो अभी ये क्या सब चीजें अभी जो रेल के अंदर सेफ्टी सबसे बड़ा प्राइम इशू है अभी, और सेफ्टी के लिए लेके अब तक जो बहुत कम काम हुए हैं अभी तक। हर जो भी इस साल में बड़े हादसे हुए हैं हमारे सामने। जो भी मंत्री आते थे स्पेशल ट्रेन चलाना, एक्स्ट्रा गाड़ियां चलाना, जबकि ट्रैक की कैपेसिटी उतनी नहीं है, जबरदस्त ओवरलोडिंग करना मालगाड़ियों में, ये एक जो परंपरा जो देश के अंदर चली है, इससे रेलवे को काफी नुकसान हुआ है। आज रेलवे को मेंटेनेंस करने के लिए अगर ट्रैक को टाइम चाहिए, किसी जगह ब्लॉक चाहिए, 4 घंटे का ब्लॉक, तो जेटली सब कर पाएंगे, ये क्या आपको लगता है ऐसा? अब ये सब डिपेंड करता है सेफ्टी के लिए कितना पैसा जो है रेलवे को दिया जाता है। सबसे पहले सेफ्टी जो है बहुत प्राइम इंतजार कल सुबह तक का करना होगा, दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी। दो और मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। कांग्रेस से राजीव अरोड़ा साहब अब हमारे साथ होंगे, साथ ही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से भंवर सिंह जी शेखावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी स्वागत करते हैं। राजीव अरोड़ा साहब, राहुल गांधी कह चुके हैं कि बजट पूरी तरह से चुनाव पर आधारित होगा, मतलब कहीं ना कहीं ये इस बात की तो उम्मीद की जा सकती है कि वेलफेयर स्कीम्स होंगी यहाँ पर, लेकिन बाकी तस्वीर क्या, क्योंकि नोटबंदी ने खासा कुछ बिगाड़ दिया। जी मोनेटाइजेशन के बाद बहुत समय से, पिछले लगभग 2 महीने से इस देश के अंदर जो हालात बने हैं, उसके अंदर हर कोई दिन एक्सपेक्ट कर रहा है कि अब तो कुछ ना कुछ मर्रम लगाने की कोशिश की जाएगी इस बजट के अंदर, क्योंकि जो अनुमान था हमारी जो ग्रोथ की रेट है वो 7.5% से कम होके शायद 6.5% का अनुमान अब सरकार भी लगाने लगी है। सारी की सारी बड़ी इंडस्ट्री की चीफ एफिक्यू, एसोचैम, सब लोग ये बात कर रहे हैं, और ये बात शुरू के अंदर ही चिदम्बरम साहब ने, मनमोहन सिंह जी ने कही थी। मेरे ख्याल से जॉब क्रिएशन पे फोकस होना चाहिए, और जॉब क्रिएशन पे फोकस करने का मतलब है कि कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर कमी आनी चाहिए। और कॉर्पोरेट टैक्स में कमी के लिए तो खुद अरुण जेटली अपने पहले बजट में कह चुके हैं कि मैं 25% पे लेके आना चाहता हूं। तो पिछले 3 बजट में हमने देखा नहीं कि जो उम्मीद थी वो हुआ नहीं। अब कॉर्पोरेट टैक्स कम होगा तो निश्चित रूप से उससे इंडस्ट्री को कुछ इम्पैक्ट मिलेगा और रोजगार क्रिएशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया कि सबका साथ सबका विकास, इसमें सभी शामिल हैं, तो लगता है कि ये बात मुमकिन हो पाएगी? देखिए, कोशिश तो यही होनी चाहिए हर बजट की, लेकिन क्या है कि क्योंकि जब चुनाव सामने आ रहे हैं, 5 बड़े राज्यों में चुनाव हैं, यूपी में, पंजाब में, गोवा में, मणिपुर में, सबको हमको मालूम है, तो उस वक्त ऐसा भी कोई बजट नहीं आना चाहिए जिससे कि चुनाव प्रभावित हो, जिससे मतदाता का मूड प्रभावित हो और मतदाता को लुभाने के लिए कोई बजट में काम करा जाए। लेकिन बजट ऐसा भी आना चाहिए, या तो ये जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, इस बात को मानना चाहिए था जो हमने उम्मीद करी थी कि बजट को अगर 1 महीने बाद लेके आते तो भी खर्च की बात नहीं थी। 3rd क्वार्टर के रिजल्ट्स अभी आए नहीं हैं इंडस्ट्री के, जब तक 3rd क्वार्टर के रिजल्ट्स नहीं आएंगे आप कैसे आगे का बजट बनाएंगे मेरे ख्याल से। इसलिए पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, और उसके अलावा राजस्थान से जयपुर जुड़ी हुई खास बात है जवाहरात की इंडस्ट्री, गोल्ड, पिछली बार भी आपने जिक्र किया था, हम बात करना चाहेंगे जब भी आप मौका मिले। बिल्कुल, मैं आऊंगा, उस पर आऊंगा। भंवर सिंह जी, एक बात आपसे भी जानना चाहता हूं, टीएमसी ने तो बंगाल में खासतौर पर पहले दिन का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया था और आज पहुंचे भी नहीं टीएमसी के सांसद संसद में। लेफ्ट को क्या उम्मीद है इस बार, कुछ होगा बेहतर? अभी पहली बात तो जो है सरकार ने जो सिस्टम ही बिगाड़ दिया एक तरह से बजट का, वो बहुत ही गलत है। इसकी हम बिल्कुल आलोचना करते हैं, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं थी रेलवे को इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि रेलवे का अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर था
और रेलवे का अपना एक बजट बनाते थे और अपने हिसाब से देश में वो आम जनता के लिए बहुत बेहतरीन साधन उपलब्ध कराने का काम शामिल हो गया। तो अब क्या उम्मीद की उसमें अभी देखिए ना, उसका प्राइवेटाइजेशन होने की बात होने लग गई है, जो सबसे बड़ा नुकसान होगा आम यात्री को। अभी जितने भी हेरिटेज स्टेशन है उनमें जितने भी स्टेशन है उनका देखभाल प्राइवेट लोगों को दे दिया है। वो ट्रेन भी वही चलाएंगे, वो पटरी की देखभाल भी प्राइवेट लोग करेंगे। इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए बेचने का काम कर रहे हैं। जो बार बार मोदी सरकार झूठ बोलती है कि हम रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, वो शुरुआत उन्होंने कर दी है। और वो हेरिटेज स्टेशन पे आम आदमी जो जाएगा अब वो उसको बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं प्राइवेट सेक्टर वाला पैसा कमाने के लिए काम करता है, वो सेवा देने के लिए काम नहीं करता है। उसका उद्देश्य पब्लिक सेवा करना नहीं है। महंगाई, मंदी, इनसे उबरने की कोई संकेत? अभी महंगाई जो है, सरकार की जो हालत है, डिमोनेटाइजेशन से हालत यह है कि राजस्थान का 45% उद्योग धंधा ठप है। मेरे जयपुर में 3-4 बड़े बड़े कारखाने बंद होने की स्थिति में आ रहे हैं अभी आज की तारीख में। सरकार कोई उनके लिए पैकेज कुछ नहीं कर पा रही है, ना पूंजीपति लोग जो है आराम से। अरोड़ा साहब ने कहा कॉर्पोरेट टैक्स कम होगा तो कहीं रोजगार सृजन भी होगा। अभी तो जो चल रहे हैं उनको चलाने की बहुत बड़ी मुसीबत है। जो लोग अभी एक तरह से तड़फ रहे हैं, इंडस्ट्रीज वाले तड़फ रहे हैं, उनका मौत हो रही है एक तरह से इसकी वजह से। उनको जिंदा करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कॉर्पोरेट टैक्स करेंगे तो बड़े घराने ले जाएंगे। चलिए, कई पहलू हैं, खासतौर पर जीएसटी पर भी बात की जानी चाहिए, जुलाई में आएगा, लेकिन उलझने कई बताई जा रही है। इसके सिवा छोटे बड़े उद्योगों की भी कई उम्मीदें हैं। बजट को लेकर हर किसी की आस है, उम्मीद है, लेकिन कैसा होगा बजट, चर्चा का दौर जारी है। इंडिया के बजट पर छोटा सा ब्रेक, फौरन होंगे हाजिर। आम बजट ऐसा होना चाहिए जो समाज के प्रत्येक वर्ग को राहत मिले, प्रत्येक वर्ग की भागीदारी शासन में हो, ऐसा उसको एहसास में हो, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े। और बजट से आम भारतीय उम्मीद कर रहा है सभी सेक्टरों में किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को, सभी को उम्मीद है कि आम बजट बहुत अच्छा आवे। और आयकर की जो छूट सीमा अभी 2.5 लाख है वो बढ़कर 5 लाख हुए। बजट में टैक्स लिमिट सबसे बड़ी बात है। 5 लाख से अबव टैक्स लिमिट होनी चाहिए और बाकी तो सब ठीक है। मेन तो यही मुद्दा है। और होम लोन वगैरह सस्ते होने चाहिए जो हम परचेस करने की सोच रहे। तो आम बजट ऐसा होना चाहिए जिससे देश की सुरक्षा और विकास में बढ़ोतरी हो। विकासशील बजट होना चाहिए और टैक्स लिमिट की जो छूट है अभी 2.5 लाख है उसको बढ़ा करके 5 लाख से ज़्यादा किया जाना चाहिए। बिल्कुल आम बजट ऐसा आना चाहिए कि जो रसोई चलती है वो रसोई बिल्कुल इजी तरीके से चले। 2 वक्त का खाना जो मिलता है वो बिल्कुल सस्ता हो, दालें सब्जियां सब सस्ती हो, उससे रसोई सही तरीके से चल पाए और जो गरीब जनता है उनको भी अच्छा खाना मिल पाए।